बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों का तो वेट किया लेकिन आप लोग नहीं आए। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ क्लास। तो टुडेज लेक्चर इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये हमारा चैप्टर 5 है। ठीक है, एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड एथिकल लीडरशिप। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्या है जी? व्हाट इज एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और इसी फर्स्ट स्टेप में हमने ये रिकॉग्नाइज करना है कि एथिकल इश्यूज क्या है, इंडिविजुअल कैसे काम करता है, और इंडिविजुअल कैसे वो जो है ग्रुप में काम करता है, वो अपने एक्शंस कैसे वो चूज करता है, और कैसे जो है वो स्टेक होल्डर्स इनसाइड और आउटसाइड जो फर्म होते हैं उसको कैसे एवेल्युएट करते हैं, कौन से राइट होते हैं कौन से बैड होते हैं, या कौन से राइट होते हैं कौन से रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए ये किसका काम होता है? ये हमारे लिए इथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमारा जो हमारे जो भी मैनेजर होता है उसका ये काम होता है। ठीक है, तो आते हैं थोड़ा सा इसको और भी देखते हैं। अब इस चैप्टर में हमने ये देखना है कि कैसे आपने इंडिविजुअल डिसीजन कैसे करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और क्या उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं, और किस तरह वो अपने लिए एक अपना घर समझते हैं, अपनी फैमिलीज वाले समझते हैं इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है। और उसी ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप में जो है कुछ इस तरह के इंडिविजुअल भी होंगे जो पर्सनली डिसाइड करते हैं वो इश्यूज, इथिकल इश्यूज जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं इंडिपेंडेंटली वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इथिकल इशू इंटेंसिटी। अब इसमें जो है इथिकल डिसीजन मेकिंग में आपने सबसे पहले ये देखना है कि कैसे आपने ये रिकॉग्नाइज करना है इथिकल इश्यूज। ठीक है, और इथिकल इश्यूज में आपने ये देखना है कि कौन सा चीज जो है हमने पहले देखना है, और इंडिविजुअल ग्रुप में जो है कौन कौन से वो सेवरल एक्शंस हैं जो आपके स्टेक होल्डर इनसाइड और आउटसाइड जो है फर्म में, उसमें हम देख ले कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो ये इथिकल इश्यूज है इंटेंसिटी में आती है। तो इसमें जो है सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन सी एथिकल इश्यूज जो है हमारे पास एथिकल अवेयरनेस में आती है। ठीक है, एथिकल अवेयरनेस होना जरूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा सिचुएशन सही है कौन सा गलत है। अब इसमें अगर आप देख सकते हैं एथिकल इशू में इंटेंसिटी में इंडिविजुअल के फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स और अपॉर्चुनिटी को हम मिला के फिर बिजनेस एथिक्स इवैल्यूएशन और इंटेंशन हम देखते हैं। फिर उसके बाद हमारे कौन सा रिजल्ट आता है, ये एथिकल और अनएथिकल बिहेवियर हमारे पास आ जाता है। तो इससे पहले ये फ्रेमवर्क आप देख सकते हैं। इस फ्रेमवर्क में आपके पास एथिकल इशू इंटेंसिटी हम उठा लेते हैं, कौन सा राइट कौन सा रॉन्ग है, और उसमें इंडिविजुअल फैक्टर्स को जो हमने पहले पढ़े हैं ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को उठाते हैं, फिर इसमें अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं। तो जब वो हम सारे उठा के तो हमारे पास क्या आ जाता है, बिजनेस एथिक्स इवैल्यूएशन एंड इंटेंशन आ जाता है कि जो हमारे इरादे क्या है, हमारी इवैल्यूएशन क्या है, तो उससे हमारे पास कौन सा चीज आ जाता है जी, एथिकल और अनएथिकल बिहेवियर आ जाता है। और ये हमारे पास कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये आप देख सकते हैं एथिकल अवेयरनेस। अब एथिकल अवेयरनेस क्या है? इट इज द एबिलिटी टू कंसीव वेदर सिचुएशन और डिसीजन हैज एन एथिकल डायमेंशन। अच्छा, अगर एक चीज को आप उठाते हो क्या उसमें हमारे पास एथिकल डायमेंशन है भी कि नहीं। अब उसमें जो है आपने कॉस्टली प्रॉब्लम्स को जो है अवॉइड करना है। ठीक है, ताकि अब एम्प्लॉय अगर चीज को जो है रिकग्नाइज कर सके कि इस जगह में एथिकल कंपोनेंट की सिचुएशन है, लेकिन एथिकल अवेयरनेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है इस इन्वायरमेंट में। जब एम्प्लॉय जो है आपके साथ एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज उसका होता है एक ही जगह पर के लोगों के साथ। ठीक है, तो उसमें जो है उसमें आपने कुछ जगह जो है आप इश्यूज उसमें देख सकते हैं एथिकल डिसीजन में, लेकिन वो कहाँ पर पॉसिबल है, जब वो आपका एक रूटीन जॉब के साथ आप उसको एसोसिएट करो। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए
कि जब आप एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं, आप उसको कैसे रिकग्नाइज़ करते हैं, उसकी पोटेंशियल देखते हैं उसी डिसीजन के हवाले से। फिर उसको फ़ैमिलियराइज़ करते हैं एम्प्लॉइज़ को कंपनी की वैल्यूज़ के साथ, उसकी प्लानिंग के साथ, ताकि आप उसको पता चल जाए कि आपकी कॉमन एथिकल सिनेरियोज़ क्या है और कैसे आप इसको डेवलप कर सकते हैं किसी भी एथिकल अवेयरनेस। इसमें सबसे ज़्यादा क्या काम है कि आपने किसी डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में अपने जाके देखना है कि एम्प्लॉयी कैसे काम करे अपने एक्सपर्टीज़ के हवाले से। उसको देखना है कि उसकी सर्टेन इश्यूज़ क्या है एथिकल डिसीजन में और कैसे वो अपने रूटीन काम में जो है वो काम कर रहे हैं। तो आपके लिए भी आसान होता है जब आप रूटीन जॉब के साथ देखते हैं, आपका सेम लेवल होता है, तो आप फ़ैमिलियराइज़ होते हैं उस करने की वैल्यू के साथ, आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कैसे उसकी एथिकल सिनेरियो में, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे हमने एथिकल अवेयरनेस बढ़ानी है। अब इंटेंसिटी क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ एथिकल इश्यूज़ जो है हम किस तरह इसको रिलेट्स कर सकते हैं, इसको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। तो एथिकल इश्यू इंटेंसिटी जो हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज द रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ एन इवेंट और डिसीजन इन द आइज ऑफ इंडिविजुअल, वर्क ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। एथिकल इश्यू इंटेंसिटी असल में क्या चीज़ है कि आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ एनी इवेंट जो आपके पास हो रहा है और किसी भी डिसीजन में जो इंडिविजुअल देखता है और ग्रुप देखता है, ऑर्गेनाइजेशन देखता है, तो हमारे पास क्या आ जाता है वो एथिकल इश्यू इंटेंसिटी। अब ये पर्सनल भी हो सकता है, टेम्परल भी हो सकता है इन कैरेक्टर। जब आप वैल्यूज़ को, बिलीफ को, नीड्स को, परसेप्शन को या आप स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिचुएशन को जो है ना और पर्सनल प्रेशर जो है एक पर्टिकुलर प्लेस और टाइम में देखते हो। ठीक है, तो ये एथिकल इश्यू से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ चीज़ें हैं। अब सीनियर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है, तो वो ज़्यादातर कहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है एथिकल इश्यू इंटेंसिटी में, क्योंकि वो हर जगह पर जाता है, जांच पड़ताल करता है कि क्या चीज़ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला हर जगह पर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले क्या करते हैं, किसी भी एम्प्लॉइज़ के मतलब एचओडी के ऑफ़िस भी जाता है, टीचर्स के ऑफ़िस भी जाता है, क्वालिटी वाले ऑफ़िस भी जाता है, किसी अकाउंट सेक्शन में भी जाता है, किसी इंफॉर्मेशन सेक्शन में भी जाता है। वहाँ पर देखता रहता है कि यार कौन-सा बंदा काम कर रहा है, कौन-सा नहीं कर रहा। अगर आप इसमें देख लें, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, अब वो हमें हर चीज़ के बारे में बताता है, उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर बताता है और पॉजिटिव जो भी है, वो हर चीज़ को देखता रहता है, डेली हिसाब से भी देखता है, ठीक है? तो गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज़ भी इसी तरह होती हैं, जो हर चीज़ को वहाँ पर देखते रहते हैं। अच्छा, थोड़ा-सा स्लाइड की तरफ आते हैं, वहाँ पर भी आपको मैं बता देता हूँ। यही फ्रेमवर्क अभी मैंने बता दिया आप लोग। अभी इससे बाद मैंने आपको एथिकल इश्यू इंटेंसिटी के बारे में बता दिया कि कैसे आप परसीव करते हैं किसी भी रिलेवेंस, किसी भी इम्पोर्टेंस को, किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हो, किसी इंडिविजुअल, वर्क ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। अब ये हमें कहाँ पर बताता है, रिफ्लेक्शन कहाँ पर आ रहा है, एथिकल सेंसिटिविटी ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप, और हमें एथिकल डिसीजन प्रोसेस में मदद देता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इंसेंटिव्स, इंसेंटिव असल में फायदे को देते हैं कि आप किसी एम्प्लॉय को दे रहे हैं, तो वो हमें एथिकल इश्यूज में बताता है, उसकी इम्पोर्टेंस भी बताता है। अब एम्प्लॉइज को वो एजुकेशन भी जरूरी है, क्या वो उसको पोटेंशियल प्रॉब्लम एरिया के बारे में पता चले। अभी हमें एथिकल इशू इंटेंसिटी बता रहे थे, इसी तरह हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव इंसेंटिव जो है वो अफेक्ट कर सकती है, किसी भी एथिकल इशू को वो अफेक्ट कर सकती है। अब एम्प्लॉय के पास वो एजुकेशन भी होना चाहिए उसी पोटेंशियल प्रॉब्लम एरियाज के बारे में। अब इसमें इंडिविजुअल फैक्टर्स क्या है, जो भी मैंने बताया थे कि पीपल रिजॉल्व एथिकल इश्यूज इन द डेली लाइफ, जो वो डेली रूटीन पे कर रहा है, उसकी वैल्यूज क्या है, उसकी प्रिंसिपल्स क्या है, और उसकी फैमिली सोशलाइजेशन क्या है। अब वर्क प्लेस में भी उसकी एथिकल इश्यूज में उसको ऑनेस्टी आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, नेपोटिज्म आ जाता है, फेवरेटिज्म आ जाता है, चोरी आ जाती है। तो ये क्या, ये एक उसकी इंडिविजुअल फैक्टर है कि कैसे
कैसे वो अपने डेली लाइफ में देखता है, उसकी वैल्यूज, प्रिंसिपल्स जो उसने सीखे हैं, और उसकी फैमिली सोशलाइजेशन। फिर उसी वर्क प्लेस में जहाँ पर वो काम कर रहा है, वो अपनी इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व करके उसमें अपनी हॉनेस्टी को देखता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को देखता है, डिस्क्रिमिनेशन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, और अपनी चोरी वगैरह उसको भी देखता है। अब इंडिविजुअल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे जो कंडक्ट है उसको अफेक्ट कर सकता है। अब इंडिविजुअल फैक्टर्स में कुछ और चीजें भी इंक्लूड है, जिसमें आपकी जेंडर, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, नेशनलिटी, एज, लोकस ऑफ कंट्रोल। असल में अगर आप देखें तो ये किस्म का डेमोग्राफिक बनना है किसी भी इंडिविजुअल का। क्या आप उसमें जेंडर देख लो, क्या यार उसमें क्या है, मेल फीमेल है, एजुकेशन क्या है, मास्टर बीएस लेवल है, बीसीए जो भी है, उसका वर्क एक्सपीरियंस 10 साल का है, 5 साल का है, 2 साल का है, फ्रेश ग्रेजुएट है, नेशनलिटी पाकिस्तानी है, इंडियन है, अफगानी है, वेस्टर्न कोई यूरोपियन है, जर्मन है, जो भी है, फ्रेंच है, जो भी देखते, एज कितना है, 20 है, 25। तो आप उसमें उसका लोकस ऑफ कंट्रोल भी देखते हो। तो ये क्या है कि इंडिविजुअल फैक्टर्स में उसकी जो चीजें आती हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में उसके क्या चीजें आती हैं, उसकी सेट ऑफ वैल्यूज, उसकी बिलीव्स, गोल्स, नॉर्म्स, और उसकी वेज कैसे वो अपने प्रॉब्लम को सोल्व करता है। कॉर्पोरेट कल्चर में असल में आप इंडिविजुअल कल्चर की बात करते हैं। इंडिविजुअल कल्चर से क्या मुराद है, मतलब आपका अपने इलाके, आप जहाँ पर रहते हैं उसका अपना कल्चर। अब देख, पेशावर में तो मुख्तलिफ जगह है, सॉरी, केपी में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में फिर अपना ही एक कल्चर है। जबान में थोड़ी सी चेंजेस, अब अफरीदियों की जबान और पेशावर के पठान जो होते हैं या किसी और एजेंसी के पठान, तो उसकी अपने ही लैंग्वेज में भी थोड़ा सा आपको चेंज नजर आएगा। इसी तरह अगर आप नेशनल सतह पे देख ले तो हमारे पश्तो यहाँ पे बोली जाती है, इस्लामाबाद में उर्दू, इसी तरह लाहौर में पंजाबी। तो ये क्या है, फिर वो भी आपकी एक नेशनल कल्चर के हवाले से, फिर उसके अंदर जो है आपका वो कल्चर को हमने डिवाइड किया। फिर आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट कल्चर में आपकी बिलीव, जो लोग काम कर रहे हैं, वो पठान भी हो सकता है, वो पंजाबी भी हो सकता है, सिंधी भी हो सकता है, बलोची भी हो सकता है, गिलगित वाला भी हो सकता है, चतराली भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है कि आप कॉर्पोरेट कल्चर में क्या करते हो, उसकी वैल्यूज, बिलीव्स, गोल्स, नॉर्म्स, और उसकी वेज को अपनाते हो, ताकि आपको पता चले कि कैसे हमने प्रॉब्लम्स को देखना है, और कैसे अपने जो हमारे एम्प्लॉयज है कैसे वो शेयर करते हैं। अब कुछ कॉर्पोरेट कल्चर जो है हमें सपोर्ट करता है, रिवॉर्ड और अनइथिकल बिहेवियर के बारे में बताता है। अब इथिकल क्लाइमेट, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। क्या है, इट इज वन ऑफ द, आप कह सकते हैं कि मेजर कंपोनेंट ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर। अब इथिकल क्लाइमेट में आपके वो कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, क्या जी, इथिकल क्लाइमेट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अब उसकी कैरेक्टर और डिसीजन प्रोसेस जो आप डिटरमिन करते हैं वेदर एक्शंस आर एथिकल और अनएथिकल। आपने डिटरमिन करना है कि आपके एक्शंस एथिकल है कि नहीं। मतलब आपका वो कैरेक्टर कि आप देख ले कि कौन सा डिसीजन आपने प्रोसेस किया, आपने कौन सा कैरेक्टर प्रोसेस किया, और आपने फिर डिटरमिन करना कि आपका जो एक्शन है आया वो इथिकल है या अनइथिकल है। अब उसमें जो कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट के एक्शन पॉलिसीज, जो आपके एथिकल पॉलिसीज है, कोवर्कर का इन्फ्लुएंस क्या है, और आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है अनएथिकल बिहेवियर के बाद। अब उसमें कोड ऑफ एथिक्स क्या है, जब आप टॉप मैनेजमेंट की बात करते हो फिर उसमें आपकी एथिकल पॉलिसी आ जाती है, उसका इन्फ्लुएंस क्या है अनएथिकल बिहेवियर। तो ये भी आप उसमें कॉर्पोरेट एथिकल क्लाइमेट में आप डालते हैं। अब जो परसीव एथिक्स है, जो आपका कोई भी काम, जो आप जल्दी वो काम वाले लोग होते हैं, उसका एक
मतलब स्टडीज ने हमें बताया है कि इट हैज बीन वन ऑफ द मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, मतलब आपका इन्फ्लुएंसिंग किसी भी बिहेवियर में इमीडिएट वर्कर। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है आपके लिए किसी बिहेवियर को आप जब देखते हैं। अब उसमें कुछ अदर फैक्टर्स जो है, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स क्या है। अब उसमें जो है वर्क ग्रुप, जिसमें आपके पास पीपल, मतलब आपके पीयर्स जो आपके साथ एक लेवल पे काम करते हैं, मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट जो आपके नीचे काम करते हैं मैनेजर्स के साथ। अब वो हमें डेली बेसिस पे बताते हैं कोई भी अनफेमिलियर टास्क, जो हमें एडवाइस भी दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, फॉर्मली और इनफॉर्मली हमें बता सकते हैं। तो वो लोग जो हमारे साथ काम करते हैं, तो वो जाहिर बात है हर चीज़ को जान सकते हैं, उसकी जानकारी भी होती है हर चीज़ के हवाले से। तो वो हमें अनफेमिलियर टास्क के बारे में और जो भी होता है डेली बेसिस पे वो हमें बताता है, और उसका इन्फ्लुएंस भी होता है हमारा डेली डिसीजन पे, और देन एनी अदर फैक्टर, मतलब कोई भी उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है डेली डिसीजन पे देन एनी अदर फैक्टर्स। आपके जितने भी आपके पीयर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, तो वो आपके साथ काम ही करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और वो आपको बता भी सकते हैं। जब आप क्रिटिकल डिसीजन प्रोसेस में होते हैं तो आपको वो बता सकते हैं। वो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपको डेली बेसिस पे रूटीन पे बताते रहते हैं, तो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होता है या तो वो फॉर्मली बताता है या इनफॉर्मली बताता है, लेकिन उसके पास इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस डिसीजन जो है उसका ज़्यादा होता है देन एनी अदर फैक्टर, वो आपको हर चीज़ का बता देते हैं। अब ओबीडियंस और अथॉरिटी क्या है। अब ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आपको बता सकता है, मतलब आपके लिए ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। मतलब ये आपको बता देता है कि आपने एक्सप्लेन करना है कि मैनी एम्प्लॉय जो है अपने बिजनेस इश्यूज को कैसे देखते हैं, रिजॉल्व करते हैं। अब वो कैसे करता है, सिंप्लीफाई कैसे करता है, सिंपली वो कैसे देखता है जब आप सुपीरियर को देखते हैं। ठीक है, तो वो अपने एम्प्लॉयज के इश्यूज को देखता है बाय सिंपली फॉलोइंग द डायरेक्टिव ऑफ सुपीरियर। सुपीरियर उसको बता दे। अब ओबीडियंस अथॉरिटी का क्या मतलब है कि आप किसी को मानते हो, जो आपको वो हर चीज़ का बता दे, लेकिन वो आप मानते हो कि यार ठीक है, मैंने इस बंदे का जो है ओ- मतलब ओब्लाइज, मतलब आप देखना है, उसको फॉलो करना है, जो आपको बता देते उसको आपने एग्री करना है, और उसको फिर आगे लोगों को बताना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज में है, ताकि आप एक चीज़ को सुपीरियर से देख लो, फिर उसको जो है आप एक्सप्लेन कर सको अदर एम्प्लॉयज़ को। जो आपके साथ अदर एम्प्लॉयज़ है वो नहीं जानते, तो उसको आप बता सको कि यार इसका क्या मतलब। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी असल में आपका आपका परमिटिंग एथिकल और अनएथिकल बिहेवियर के साथ रिलेट है। ये रिलेटेड कहाँ पर है जी, आपका परमिटिंग एथिकल और अनएथिकल बिहेवियर के साथ। जो आप
एक चीज को एडमिट करते हैं, उसमें आप जो है एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये आप कहाँ पर होता है जी? आपका यहाँ पर, जहाँ पर आप या रिवार्ड मिल जाता है या आपको पनिश किया जाए। अपॉर्चुनिटी कहाँ पर आ जाती है आपकी? एथिकल डिसीजन मेकिंग। या तो आप एक जगह पर रिवार्ड किया जाता है या तो आपको पनिश किया जाता है। तो ये भी सबसे ज्यादा जो है की रोल हमारे साथ जो है प्ले करता है। और ये इंडिविजुअल की इमीडिएट जॉब कॉन्टेक्स्ट पे उस पे उसके साथ रिलेटेड है। कहाँ पर वो काम करता है, किसके लिए काम करता है, उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है। तो अपॉर्चुनिटी असल में उस चीज को कहते हैं जब आपको या तो रिवॉर्ड दिया जाता है या पनिश किया जाता है, और आप उसमें अपनी इमीडिएट जॉब कॉन्टेक्स्ट बता देते हो, और उसमें आप ये बता दें कि कहाँ पर मैं काम करता हूँ, किसके साथ काम करता हूँ, मेरा नेचर ऑफ वर्क क्या है। अब अनएथिकल बिहेवियर अब आप यहाँ पर हटा सकते हो जब आप फॉर्मल कोड पॉलिसीज और रूल जो है आप अपना सकते हो, उसको आप एनफोर्स कर सकते हो। क्या करो जी? एनफोर्स कर सको, एक चीज को लागू करो। अब उसके लिए आपने क्या करना है? कोड पॉलिसी की, यार आपने गलत काम नहीं करना है, इस तरह नहीं करना, वरना आपको पनिश किया जाएगा। आपने ये काम करना है ताकि आप उसको जो है आपकी रिवॉर्ड मिल जाए। आपको रिवॉर्ड तो आपको वैसे भी तरजीह दोगे, किसी तरह एक बंदे को आप ज्यादा तरजीह दो और उसको रिवॉर्ड दे सकते हो। और इसी तरह आपने कोड पॉलिसीज और रूल जो है आपने वो बताने ताकि उसको आप इन्फोर्स कर सकें। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास बिजनेस एथिक्स इवैल्यूएशन एंड इंटेंशन आ जाते हैं। थोड़ा सा आपको बुक का हवाला भी देता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कॉर्पोरेट कल्चर, अपॉर्चुनिटी भी बता दिया। अब थोड़ा आता है कि बिजनेस एथिक्स, इंटेंशन, बिहेवियर और इवैल्यूएशन क्या है। अब इसमें जो है एथिकल डिलेमास क्या है? डिलेमास असल में आपकी प्रॉब्लम सिचुएशन, सॉल्विंग सिचुएशन, जहां पर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब आपके रूल जो है, किसी गवर्नेंस डिसीजन में आप बात कर रहे हो, उसमें आप देखते हो कि यार आपका कॉन्फिडेंट कहाँ पर है, और आपको पता है कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है। अब आपने कहा क्या करना है जी? अब डिसीजन, आपको पता है कि आपके पास कभी कभी अनसर्टन होती है, और आपको पता है, और आपको पता भी है कि यार ये ऑलवेज इमीडिएटली क्लियर नहीं होता जब आप डिसीजन बनाते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि यार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एथिकल दुनिया जो है हम इसको इसके साथ एसोसिएट कर सकें, लेकिन मोस्टली बिजनेस पीपल जो है वही हमारे पास एथिकल मिस्टेक्स करते हैं। मतलब दे मेक, क्या करते हैं जी? एथिकल मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल की इंटेंशन और फाइनल डिसीजन जो है जब वो लेते हैं, तो वो असल में लास्ट स्टेप होता है किसी भी एथिकल डिसीजन मेकिंग में, प्रोसेस में। जब आपकी इंटेंशंस और बिहेवियर इनकंसिस्टेंट होती हैं आपकी एथिकल जजमेंट के साथ, तो पीपल जो है वो, ज्यादातर लोग जो है वो गिल्टी फील करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जब आप एडवर्टाइजमेंट अकाउंट एग्जेक्टिव से पूछते हैं, और या उसके क्लाइंट से पूछते हैं कि यार एक एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं जो उसको परसीव हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो भी एक मिसलीडिंग की तरफ जाता है। उसके पास टू अल्टरनेटिव, या तो वो कंप्लाई करेगा या रिफ्यूज करेगा। या तो अगर वो रिफ्यूज करेगा तो उसकी जॉब जाएगी। ठीक है।
ठीक है। और या तो वो इस तरह करेगा कि यार एडवर्टाइजमेंट बना लेगा, लेकिन उसको पता है कि यार ये इनएक्यूरेट है। ठीक है। अब इस एग्जांपल में अगर आप देख लें तो उसकी एक्शंस जो है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है। और उसकी एथिकल जजमेंट के साथ जो है वो एक्शन जो है इनकंसिस्टेंट है, और वो गिल्टी फील करेगी अबाउट डिसीजन, क्योंकि उसको पता है कि यार ये मेरा एडवर्टाइजमेंट का जो मैंने एक्सेप्ट किया ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी जो गया है मैंने कर लिया, लेकिन वो गिल्टी खामखा महसूस करेगा। अब आप जब गिल्ट को थोड़ा सा एलिमिनेट करते हैं तो क्या करना चाहिए? आई नीड द पे चेक एंड कैंट अफोर्ड टू क्विट राइट नाउ। ठीक है। और आपने क्या करना है दूसरा, कि दोज अराउंड मी आर डूइंग इट सो व्हाई शुडंट आई। तो जो आपके साथ काम कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, तो क्या मैं नहीं कर सकता? तो वो बिलीव करते हैं कि इट्स ओके। और अगर मैंने काम नहीं किया तो हो सकता है कि मुझे गुड रेफरेंस ना मिले मुझे अपनी बॉस की तरफ से जब आप यहाँ से क्विट करते हैं। अगर अगर आप ये महसूस कर सकें कि ये सबसे ज़्यादा बड़ा डील नहीं है, और हमारे पास जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हमें दिए गए हैं, और आपने ये भी समझना है कि यार बिजनेस जो है बिजनेस है विद डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, उसको रिवॉर्ड मिलेगी। तो आपने भी अपने लिए क्या करना है, अपने लिए खुद ये चीज़ें जस्टिफाई करनी है, ताकि आप अपना जो है गिल्ट को कम कर सकें। ठीक है। तो ये अपने लिए इंडिविजुअल के लिए क्या करना है, देखना चाहिए। थोड़ा सा स्लाइड की तरफ जाएंगे। अब मैंने जो बता दिया कि इथिकल डिलेमा जो है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन में आ जाती हैं, जिसमें आपकी रूल्स और आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो आप देखते हैं, और आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपने क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। और पर्सन की इंटेंशन अलॉन्ग विथ फाइनल डिसीजन, और जो वो देखता है उस एक्शन को, और वो अपने इथिकल डिसीजन मेकिंग में उसकी जो प्रोसेस होता है वो देखता रहता है, और उसका इंटेंशन और बिहेवियर क्या है। अगर उसका इनकंसिस्टेंट है किसी इंडिविजुअल के साथ, मतलब किसी जजमेंट के साथ, एथिकल जजमेंट के साथ, इंडिविजुअल गिल्टी फील करता है। मोस्ट बिजनेस पीपल जो है वो एथिकल मिस्टेक्स बनाते हैं, मैंने पहले बता दिया। अब आते हैं थोड़ा सा ये देखते हैं कि यार लीडरशिप का क्या रोल है जब आप कॉर्पोरेट कल्चर को अचीव करते हैं। तो आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है, शायद आप लोग नहीं आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास से वो करें। तो ये चैप्टर फिर ख़त्म हो जाएगा, अगर आप इसको आप कर ले तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम इसको रख लेते हैं। और पिछले जो जितने हमने अभी कुछ स्लाइड्स पढ़े हैं, तो उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं ग्रुप में भी, और ये वीडियो आप देख सकते हैं, तो उसके बाद जो है कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं ग्रुप में भी, और मुझे पर्सनली भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए, दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। सी यू इंशाल्लाह टुमारो। अल्लाह हाफिज़।